What do you think actually the factor for procrastination among students regarding use of books? स्टूडेंट आज के लिए ना दो स्टेट में, एक तो लेजी है और दूसरा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। लेजी है मतलब उनको कुछ करना ही नहीं है। दे आर इन अ फार्मा फील्ड बिकॉज ऑफ सम फोर्स। दे आर नॉट विलिंग टू वांट टू डू दिस फार्मा सीरियसली। देखो, सबसे पहले तो वाइल स्टडिंग वी हैव टू चूज अवर पार्टनर्स वेरी मेटिकुलसली, क्योंकि अगर आप आपका जो भी स्टडी पार्टनर हो अच्छे से नहीं चूज करोगे तो क्या होगा, माइट बी ही विल डाइवर्ट योर माइंड। Dipender Goyal, who's the founder of Zomato, he is going everywhere. Category can be created in pharma also. मतलब कैटेगरी क्रिएट की जा सकती है। हमारा जो भी अभी का एरा चल रहा है वो ज़्यादा भी इवॉल्व नहीं हुआ है और कम इवॉल्व भी नहीं है। बराबर, अभी हमारे पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। What is the actual journey of medicine? चलो मैं आप कुछ ऐसे फैक्ट्स रिवील करता हूँ जो आज तक किसी ने सुने नहीं होंगे शायद। हैव यू हर्ड अबाउट द नाजीज ह्यूमन एक्सपेरिमेंट? हेलो एवरीवन, दिस साइड सुमित प्रताप सिंह फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा लेकर के आ गया हूँ एपिसोड 3 मिस्टर कार्तिक पनवरे सर के साथ। और ही इज़ द वन हु इज़ गोल्ड मेडलिस्ट इन हिज ग्रेजुएशन, ऑल्सो qualified multiple national level exams such as GPAT, All India rank securing 410 in year 2020, and then after qualified also NIPER with All India rank of 628. I invited him to share his insightful perspective, point of views to all of your audience, मेरी सारी audience, मेरे सारे students के लिए, ताकि वो अपने इंसाइटफुल व्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ और वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा, बिकॉज दीज आर द वन जो उस कॉलेज से होकर के निकल चुके हैं जहां स्टूडेंट्स का जाने का ड्रीम होता है। तो प्लीज़ इंजॉय करिएगा पॉडकास्ट को। और मेरा एक छोटा सा एड्रेसल है आप सबके लिए कि जितनी भी कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा की ऑडियंस है या जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से 54.6% हमें स्टिल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही पॉडकास्ट आप तक लेकर के आते रहें, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? बस गुड आफ्टरनून सुमित, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर, एंड थैंक यू सर सो मच हमारे शो पे आने के लिए, इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन आवर शो। Yeah, first of all, thank you very much for inviting me on this show. Sure sir. And I truly appreciate you. And I would like to congratulate for successfully completing your previous 2 podcasts. So you are doing nice. थैंक यू सर। सर स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आप जो है एक रिसर्चर रहे हो, एकेडमिशियन रहे हो, और अभी आप कॉर्पोरेट में हो, बिजनेस एज अ बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल पर हो। तो ऐसा कौन सा रोल है जो आप सबसे ज़्यादा चेरिश करते हो? डू यू चेरिश द मोस्ट? So this is very tricky question, to be honest, because every profession has its benefits along with the interest. So when I was a kid, I always in a mind of I would like to become a researcher. Sure. I always enthusiastic about how medicine works, how the journey behind the medicine. So when I enroll in a bachelor degree, since that time मेरे माइंड में कंटिन्यूसली ये चलता रहता था कि यार मेडिसिन कैसे बनाते हैं, रिसर्च कैसे होता है। सो व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर आई कम टू नो अबाउट द नाइपर इंस्टीट्यूट। सो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे रिसर्च काफ़ी अच्छे से होता है। तो जैसे नाइपर में मैंने एनरोल किया तो मैंने एक्चुअली हाउ द रिसर्च गोज ऑन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल रिसर्च इन द फार्मा वर्ल्ड, तो ये मैंने सब जाना। देन मेरा पहले से इंटरेस्ट था रिसर्च में, लेकिन व्हाट आई गेन एंड व्हाट आई नॉलेज एंड व्हाट आई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द माय मास्टर डिग्री, आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रांसमिट इट टू द स्टूडेंट्स, to the pharma student. Sure. I can morely precise on the pharma student. So I choose a field that is a lectureship. Then lectureship मैंने पढ़ाते टाइम ये रिकॉग्नाइज किया कि now I am gaining more experience and I would like to connect myself with the pharma leaders. Sure. Right. So now I am in a transition of or from academy to the business development. Okay, sure. So right now I am working as a business development at a profile. Okay. ठीक है सर। सर
आप नाइपर में रहे हो, काफी सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि वी शुड गेट इनटू द नाइपर, एंड यू एक्सपीरियंस दोज थिंग्स, मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस में भी कनेक्ट किया आपने. राइट. व्हाट आर द थिंग्स जो कि नाइपर को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम अदर कॉलेजेस? अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, देयर आर इन इंडिया आल्सो. जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, देयर आर कॉलेजेस लाइक एलपीयू है, एंड देयर आर सेवरल नंबर ऑफ कॉलेजेस, हम काउंट नहीं कर सकते हैंड पे. दे डू हैव देयर यूएसपीज आल्सो, उनके खुद के डिफरेंशिएटर्स हैं. बट ऐसा क्या है जो नाइपर एंड में जीत जाता है सबसे? व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंशिएटर अमंग देम? Right. So coming to the NIPER, the name itself indicate it is a national institute, नेशनल इंस्टीट्यूट. right? And it is mainly governed by the central Ministry of Chemicals and Fertilizers, ओके. right? So national means the government of India has claimed that national is a institute of national importance. तो इसमें क्या है कि फीस भी कम है और बच्चे का कैलिबर भी अच्छे से होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, फंडिंग भी काफ़ी अच्छे से होता है, और जो भी थीसिस एक बच्चे का होता है कि 2 साल का या कभी पीएचडी डिग्री में 4 साल का 5 साल का, तो इंटरप्शन बहुत कम होते हैं, राइट. और द डिफरेंशिएशन बिटवीन द नाइपर एंड अनदर इंस्टीट्यूट इज द वन आई कैन से द फैकल्टीज. नाइपर की जो फैकल्टीज होती है वो काफ़ी मतलब प्रेस्टिजियस होती है, और उनका जो बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी वास्ट होता है, जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी वास्ट होता है. सो आई थिंक दिस इज द like areas where NIPER differentiate from the another universities or the institutes. ओके, सो यू मतलब आपका कहना ये है कि फैकल्टीज एक्चुअली डिफरेंशिएट कराती हैं नाइपर को बाकी कॉलेजेस से. Exactly. बट सर मेरा पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि स्टिल अगर हम बाकी कॉलेजेस देखें तो देयर आर गुड फैकल्टीज इन आईआईटी बीएचयू आल्सो, देयर आर गुड फैकल्टीज इन जेएसएस आल्सो, एलपीयू में भी काफ़ी अच्छी फैकल्टीज हैं. बट मतलब आपके पॉइंट से जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नाइपर के पास है. अच्छा, मेरे का एक और क्वेश्चन था सर कि क्या नाइपर की फैकल्टीज चेंज होती रहती, मतलब नाइपर रायबरेली फैकल्टीज इधर अहमदाबाद चली जाएं या कोलकाता चली जाएं, ऐसा भी होता है? आपने अपने 2 साल की करियर में शायद देखा हो. ये मैनेजमेंट साइड से होता है. ओके. जैसे कि डायरेक्टर ऑफ नाइपर गुवाहाटी हु चार्ज एज अ डायरेक्टर एट द नाइपर रायबरेली व्हेन आई वाज इन अ मास्टर डिग्री. अच्छा. लेकिन फैकल्टी के बारे में मैंने अभी तक तो नहीं देखा है, लेकिन यस दे हैव करियर ऑप्शन, दे कैन गो इन अनदर इंस्टीट्यूट एज वेल. ओके सर, व्हाट आर द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन? मतलब आपने बताया मेरे को कि बिजनेस डेवलपमेंट में आप हो, एंड यू आर ब्रिंगिंग बिजनेस ऑन द टेबल फॉर योर कंपनी फार्माजोन, व्हिच इज वेरी नोन कंपनी, राइट. व्हाट डज द बिजनेस डेवलपमेंट एक्चुअली मीन्स? बिकॉज इन फार्मा मार्केटिंग इज वेरी मच कंसिडर्ड एज कि बहुत बेकार जॉब है, बिकॉज इट इज अ फील्ड वर्क. बट एक्चुअली में मार्केटिंग कैन बी इतना वाइड स्पेक्ट्रम हो सकता है कि आप जो है बहुत बड़े डील्स को भी क्रैक कर सकते हो, राइट. तो व्हाट इज द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? प्लीज एड्रेस अस. या सो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. सो सी, the business development department, it is an engine of the company, because it brings the high volume business, and from that business the company run its expenses, right. So there is a minor differentiation between marketing and the business development. Marketing is more about नाम बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है. लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट इज अ डिपार्टमेंट विच मतलब ये क्या करता है, स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करता है. तो करंटली आई एम वर्किंग एट अ प्रोफाइल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एट फार्माजोन, और आई एम लुकिंग आफ्टर द एंड टू एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी अफेयर्स एंड द फार्माकोविजिलेंस सर्विसेज अक्रॉस द इंडिया, द यूएसए, यूरोप, यूके मार्केट. तो जनरली हम क्या करते हैं कि जितने भी जेनेरिक्स इनोवेटर या बायोटेक कंपनीज है, तो उनके CXO जितने भी पर्सन्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स उनको पीच करते. वी आर अ कंसल्टेंसी एंड वी प्रोवाइड दिस सर्विसेज वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली एंड कॉस्ट इफेक्टिव. तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एट फार्माजोन. ओके, यू डिड आपने एक वर्ड बताया CXO. तो स्टूडेंट्स को यूजुअली क्लैरिटी नहीं होता व्हाट CXO इज. Yeah. So generally the higher
hierarchy I can हाँ say, हाँ हाँ like a chief scientific officer या chief executive officer. ओके हाँ हाँ then मतलब हाँ एकदम मतलब high वो high एक्स management. एक्स इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज व्हिच कैन बी Yeah. रिप्लेस्ड Yes, yes, yes. Okay. So I can say the more the person who is having a decision making capacity, ओके decision maker in simple term. ओके 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 श्योर श्योर ओके सर मेरा एक क्वेश्चन और भी था Mhm. व्हाट शुड बी द रोड मैप ऑफ एनी फार्मा स्टूडेंट जो कि एंटर करना चाह रहा है इनटू दीज ऑल थिंग्स जिसमें आप काम कर रहे हो राइट नाउ क्या रोड मैप हो सकता है बेसिकली सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि उसका बैचलर डिग्री कंप्लीट काफ़ी मतलब कंप्लीट हो, और मास्टर डिग्री भी अगर वो होता है तो इट इज़ इन लाइक एड ऑन एक्टिविटी हो. चेरी ऑन टॉप वाली चीज है Yes, yes. Is definitely increase the chance of like enrolling in a company. ठीक है, this is the one factor. Then business development के लिए mostly companies क्या करती है कि MBA pharma student को ज़्यादा प्रेफर करती है, right? But I was quite lucky. I got this opportunity after just having a experience of lectureship. तो सबसे मेन एक स्किल है जो कि कम्युनिकेशन स्किल. अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं है, कॉन्फिडेंस है ही नहीं है, सो यू कांट इनरोल इन द बिजनेस डेवलपमेंट, बिकॉज बिजनेस डेवलपमेंट इटसेल्फ इंडिकेट you have to communicate with the pharma leaders, you have to deliver whatever the pitch you are having, the capabilities of your companies to the CXO level person. So you also carry a strong knowledge. So this is what I can say the skills you have to build up to enroll into the business development. Got it. Sir, you also cracked GPAT, also gone into NIPER. When आपके दिमाग में कब स्ट्राइक किया कि आई हैव टू क्रैक इट? राइट. सो जैसे मैंने अभी प्रीवियसली मेंशन किया था कि 12वीं के बाद ही मुझे साइंटिस्ट बनने में बहुत इंटरेस्ट था. तो वैसे तो मुझे पहले डॉक्टर बनना था, लेकिन पढ़ाई इतनी अच्छे से हुई नहीं, तो मैंने सोचा कि अभी फार्मासिस्ट ही बनते हैं. तो बिकॉज फार्मासिस्ट ऑल्सो गिविंग बर्थ टू द मेडिसिन, एंड आई वॉज ऑलवेज enthusiastic about to learn about the how medicine prepare and how medicine works in various diseases. सो जैसे मैं सेकंड ईयर में आया तो हमारे सीनियर्स थे, वो क्वालिफाई हो रहे थे जीपैट एंड नाइपर, और जो नहीं हो रहे थे जिनको मास्टर डिग्री करना था, तो मैंने डिफरेंस देखा कि those who are qualified GPAT and NIPER, they are eligible for the stipend. That is the one thing. So they are secure with the financial securities. Then second, जो भी वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वहाँ पे फैसिलिटीज है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए फंडिंग भी है, और प्रोफेसर भी काफ़ी अच्छे, राइट. सो दे आर इन अ इन्वायरमेंट वेयर एवरीबडी टॉकिंग अबाउट द रिसर्च, मीन्स दे आर गेटिंग द सराउंडिंग. सभी क्या कर रहे हैं कि एक ही चीज़ पर ज़्यादा ये करे तो अपना फोकस भी बढ़ जाता है. बट जो जीपैट नाइपर क्वालिफाई नहीं है वो क्या कर रहे हैं, फिर कोई भी एक लोकल कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे फंडिंग की इशू आ रही है, तो उनका बहुत बार क्या होता है कि जो भी थीसिस है वो इनकम्प्लीट होता है, और आधा काम छोड़ के उनको फिर आगे बढ़ना पड़ता है. सो दिस इज़ व्हाट कि मैंने सोचा कि अगर मैं जीपैट नाइपर क्वालिफाई करता हूँ तो I will be the one who can secure my life financially and able to work my research area very बहुत अच्छे से कर पाऊंगा. Yes. तो आपने बोला कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर रहा है, अगर ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज, लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट या लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ अ थिंग, आपने बोला कि ही हैज़ टू लेफ्ट हिज मास्टर्स, तो मतलब ऐसा क्या, मतलब आपको डिग्री अफोर्ड हो जाएगी उसके बाद भी, कि हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया उसके बाद भी अवॉर्ड हो जाएगी? सो सी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रोफेशन हो या कोई भी डिग्री हो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द डिग्री, इट इज़ मोर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट. तो मैं कोई भी कॉलेज को ऐसा डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मेनली द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बट यस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा फंडिंग का इशू आता है, जो कि नाइपर हो या फिर ICSR हो, जो भी गवर्नमेंट लैब होती है
वहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट तो करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के जा सकते हो, राइट। जो आपको 2 साल दिया जाता है उसमें आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही पड़ता है। लेकिन अगर कुछ पैरामीटर आपके बाकी होते हैं तो आपके जो जूनियर्स होते हैं या सेकंड बैच होती है, दे कैन कंटिन्यू, दे कैन कैरी आउट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है सर। अब नाउ डेज ना सर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि हमने शोभित सर के साथ पॉडकास्ट भी किया, तो ही इज़ ऑल्सो एम्फेसाइजिंग कि दैट स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग बुक्स। आपका भी सेम पॉइंट रहता है कि गो थ्रू रेफरेंस बुक्स इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली द फैक्टर फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन among students regarding use of books? सर क्या हो सकता है, मतलब आई डोंट थिंक सो। सो सुमित, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो, स्टूडेंट आज के लिए ना 2 स्टेट में, एक तो लेजी है और दूसरा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे। लेजी है मतलब उनको कुछ करना ही नहीं है, दे आर इन अ फार्मा फील्ड बिकॉज ऑफ सम फोर्स, दे आर नॉट विलिंग टू वांट टू डू दिस फार्मा सीरियसली, दिस इज द वन थिंग। और दूसरे है कि उनको करना तो है लेकिन वो कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप रेफरेंस बुक की साइज देखोगे, फॉर एग्जांपल जीकेपी हुआ, दैट इज गोखले कोकाटी फॉर द फार्माकोविजिलेंस, सॉरी फार्माकोग्नोसी, राइट। देन केडी त्रिपाठी हुआ, देन बायोटेक का बुक हुआ, लैकमैन हो गई है, यस यस। तो इनकी साइज काफी बल्कि होती है। तो स्टूडेंट तो सबसे पहले वो मेंटालिटी उनकी है ही नहीं कि उनको डीप और डिटेल नॉलेज लेना है, रेफरेंस बुक पढ़ना ही नहीं है, राइट। दिस इज द प्राइमरी मेंटालिटी। और दूसरा अभी इस जो एरा में एक चल रहा है ट्रेंड कि एआई का, तो बच्चे क्या कर रहे कि बिफोर सेटिंग इनटू द एग्जाम दे आर जस्ट राइटिंग डाउन द और दे जस्ट रीडिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट जीपीटी। ठीक है, उनको कंसाइज फॉर्म में सब कुछ आंसर मिल रहे, और वो उन्हें एग्जाम होने के बाद क्या कर रहे हो, सब कुछ वैनिश हो रहा है। द नॉलेज दे आर गेनिंग फ्रॉम द एआई, इट इज होलोडाइन, राइट, आई कैन से। सो उसी वजह से क्या हो रहा है कि कोई रेफरेंस बुक पढ़ ही नहीं रहा है और रियल नॉलेज उनको गेन ही नहीं हो रहा है। सो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी लेक्चर आज हुआ, एक बार आधा से पौन घंटा अगर आप देते हो, जो भी रेफरेंस बुक है उसको एक बार अच्छे से पढ़ो, उसमें से कुछ नोट्स निकालो, ताकि आपको जब चाहे जीपैट हो, नाइपर हो या आपकी खुद की सेमेस्टर की एग्जाम हो, उसको आप बार बार मतलब रेफर करने की जरूरत ना हो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट टाइम आपने हर एक रेफरेंस बुक पढ़ना ही चाहिए। ओके, ठीक है सर। सर अभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, देयर मतलब ये तो इस बात को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि एआई इज गेटिंग एडवांस डे बाय डे, राइट। पहले हम गूगल पर ढूंढते थे, कोई क्वेश्चन होता था, पहले हम गूगल पर ढूंढते थे, सेवरल नंबर ऑफ वेबसाइट्स, हर वेबसाइट अलग अलग बताती थी, हमें रिलाई करना पड़ता था मल्टीपल जगहों से पढ़ करके। आज के ज़माने पर एल्गोरिदम्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वी जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट, अपने हमने सर्वर को दे दिया और वो हमें पूरे इंटरनेट से रिसर्च करके बेस्ट जो होता है ऑप्टिमिस्टिक चीज़ वो हमको मिल जाती है। तो स्टूडेंट कैन यूज इट एज अ पॉजिटिव मैनर में भी यूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डिसएडवांटेज की तरह यूज करें, तो वो क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी, क्योंकि आपने इसके रेपरकशंस तो बता दिए कि मतलब इस तरीके से बैड यूज हो रहा है, राइट, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही बता दीजिए सर। मतलब देखो, एआई इज एक्टिंग लाइक अ टू साइडेड स्वॉर्ड, ठीक है। अगर आप अच्छे से यूज करोगे सो इट विल बी इन योर फेवर, अगर नहीं करोगे सो देर आर सेवरल डीमेरिट्स ऑफ इट, राइट। सो अच्छे से यूज करोगे, सबसे पहले तो आपका वो टाइम सेव कर रहा है, ठीक है। जिन बच्चों के पास रेफरेंस बुक है ही नहीं तो वो कहाँ से पढ़ेंगे, दे जस्ट हैव देयर एंड्रॉइड, राइट। तो अगर वो कुछ प्रॉम्प्ट ऐसे यूज करेंगे कि मुझे केडी त्रिपाठी से ये चैप्टर की समराइज करके दो, देन this AI what it will do, it will scrap down the all the data from the KD त्रिपाठी। so AI के मतलब demerits, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा demerits है, AI will help student to understand the concept very easily, easy भाषा में ये सब आपको सब कुछ दे रहा है, right। दूसरी चीज़ है
कि एआई अभी क्या कर रहा है, फार्मा इंडस्ट्री में बहुत हेल्प भी कर रहा है। जैसे कि आप फार्माकोविजिलेंस देखा जाए या क्लिनिकल रिसर्च देखा जाए तो डेटा प्रेडिक्शन में एआई बहुत यूजफुल हो रहा है। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द स्टूडेंट्स, लेकिन फार्मा सेक्टर में भी एआई काफ़ी एडवांस हो रहा है। मतलब अगर मान लीजिए हमने क्लिनिकल रिसर्च की बात की तो इररिलेवेंट डेटा को उसने फिल्टर आउट कर दिया और जो रेलिवेंट है रिसर्च से वही आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आगे के लिए। Got it, sir. बट ह्यूमन इंटरप्शन इज और इंटरप्रिटेशन इज मस्ट। विदाउट ह्यूमन वी कांट कंप्लीटली रिलाई ऑन द एआई। हाँ मतलब उसने करके दे दिया बट सुपरविजन तो शुड बी डन बाय एन ह्यूमन, तो मतलब yes, हाँ yes. उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सर हमारी जो मतलब स्टूडेंट की जो एकेडमिक जर्नी होती है ना ग्रेजुएशन में, ये वो सेमेस्टर एग्जाम्स, सेशनल एग्जाम्स, जीपैट, नाइपर, दिस एंड दैट में बहुत ही ज़्यादा मतलब मिस्टीरियस होती है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होती है। और इफ़ दो अगर कोई स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है तो एक बहुत डॉन्टिंग जर्नी होता है, बहुत बड़ा जर्नी होता है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया, सेकेंड ईयर फिर थर्ड ईयर पूरा। अब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पढ़ते पढ़ते उसको ये भी ध्यान रखना है कि जो मैंने पढ़ा है वो स्किप ना हो जाए। सो डेली बेसिस पे रिवीजन भी हमको ज़रूरी होता है। तो व्हाट आर द थिंग्स जो स्टूडेंट कैन अडेप्ट टू ब्रेक दैट डॉन्टिंग जर्नी इनटू बेबी स्टेप्स एंड कैन क्वालिफाई जीपैट एफिशिएंटली, मतलब इजीली तरीके से कर सकता है? क्योंकि एक चीज तो मैंने देखी है, प्रेशर लेकर के जाएंगे तो नहीं होगा। बट उसी को हमने ब्रेक कर दिया, हमने सोचा नहीं ज्यादा कि हम आगे क्या, हम आज के ही सोच करके चलेंगे तो शायद चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि काम हो जाएगा। राइट। तो क्या हो सकते हैं सर बेबी स्टेप्स, मतलब कि जो इस डॉन्टिंग जर्नी को ब्रेक कर दें? मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, जो भी मेडिसिन है, वी आर द बर्थ गिविंग, राइट, वी आर द बर्थ गिवर। लेकिन जो फिजिशियन है वो क्या कर रहे हैं कि उनको पूरा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी पता है और उनको मेडिसिन का नॉलेज हमसे भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा उनसे कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में, राइट, बिकॉज फिजिशियन का हमारे से ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। नॉट ओनली द सिलेबस, दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग, ठीक है, एंड while doing the practicing they are remembering the classification of different drugs, right? So अगर उनके कंपैरेटिव में हम देखे जाए तो हमारा सिलेबस ओनली फार्मा रिलेटेड ही है, राइट? तो अगर हर कोई स्टूडेंट ऐसा सोचेगा कि जो भी मैं फार्मा क्लासिफिकेशन पढ़ रहा हूँ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, नॉट ओनली द फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और द कोग्नोसी, मेडिकेम हो या कोई भी हो सब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो यही इंथुजियाज्म से पढ़ेगा कि उसको बाद में जाके भी मतलब नॉलेज रखना है, तो डेफिनेटली ही विल डू दैट स्टडी इन बिट्स एंड पीसेस। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जब मैंने थर्ड ईयर में मेरी जीपैट की प्रिपरेशन चालू की थी तब मेरे पास पूरे ईयर का सिलेबस पड़ा था, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। तब फाइनल ईयर का तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, इवन दो आई हैव टू स्टडी इट, राइट। तो हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, फ्रेंड लोगों का सर्कल बनाया, उसमें क्या किया कि एक चैप्टर अलग टॉपिक अलग सब्जेक्ट का आपको पढ़ के आना है और आपको कंसेस फॉर्मेट में हमें सिखाना है। और ऐसे हमारे 6 लोगों की टीम थी। तो हर एक स्टूडेंट क्या करता था, कोई सूटिक्स का लेता था, कोई कोग्नोसी के ड्रग्स पढ़ के आता था, कोई कोलॉजी का, कोई केमिस्ट्री का। तो एक बार बैठने के बाद 1 घंटे में हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए? 6 टॉपिक्स पढ़ लिए, राइट। अगर ऐसी स्ट्रेटजी स्टूडेंट वो कुछ सर्कल बना के कर सकता है तो आई थिंक कि वो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाएगा। सर बट एक चीज़ भी होती है ना कि जब स्टूडेंट क्लास में होते हैं ना तो एक रेस चल रहा होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं, अब उसमें से 10 ऐसे होंगे ना जो टॉप 10 में कम्पीट कर रहे होंगे, राइट, ठीक। अब सीन ये होता है कि उसमें से कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ की बातचीत नहीं होती होगी, ईदर दो एनीवन कैन टेक दिस इनिशिएटिव कि यार साथ में पढ़ते हैं, बट स्टिल जो भी आजकल की डेट में जो हो रहा है कि एवरीवन वांट्स टू स्टडी, या मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट वांट टू स्टडी मतलब कि सेपरेटली। तो एक ये भी पॉइंट आता है, तो मतलब क्या हम इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ कर सकते हैं समवेयर इन बिटवीन कि 2-3 फ्रेंड्स अगर हम लोग मिल करके कर लें तो क्या ये बेनिफिशियल हो सकता है? क्या मतलब? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। देखो, सबसे पहले तो वाइल
studying, we have to choose our partners very meticulously, right? Got it. क्योंकि अगर आप आपका जो भी स्टडी पार्टनर वो अच्छे से नहीं चूज करोगे तो क्या होगा, माइट बी ही विल डाइवर्ट योर माइंड, Got it. राइट? आपने पूरा साल अच्छे से पढ़ाई की, पूरा फोकस था, कॉन्सेंट्रेट था, और लास्ट मोमेंट पे उसने आपको डाइवर्ट कर दिया, इवन दो ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपको पढ़ना है तो ऐसे सर्कल में पढ़ो, आपके फैकल्टी के कनेक्शन में रहो, ताकि फैकल्टी का सुपरविजन आप पर बना रहे, और इससे क्या होगा कि आप अच्छे से और परफॉर्म कर पाओगे। समझ गए सर। यस। ओके सर, अब इस चीज़ को ना थोड़ी डेप्थ में लेकर के जाते हैं। आपने बताया कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि मास्टर्स में ही बात कर लें, मास्टर्स इन फार्मेसी, एमएस फार्म की बात कर लें, देयर आर न्यूमरस सब्जेक्ट्स जो कि ऐड होते जा रहे हैं। पहले क्या था, पहले एक सैचुरेशन पॉइंट था कि किस में मास्टर कर लेगा स्टूडेंट, सूटिकल केमिस्ट्री, इकोलॉजी, कोग्नोसी, मेडकेम, सॉरी इसमें कर लेगा, क्या नाम है आपका, सूटिक्स, इकोलॉजी, केमिस्ट्री और कोग्नोसी, ठीक है। अब मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो मतलब पहले तो एड्रेस कर दीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि थोड़े बहुत कि मेरे को पता है, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस हो गया, और भी 2-4 सब्जेक्ट्स है जो नए आ रहे हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस पर होने लगा है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं सर, प्लीज बता दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। यस, डेफिनेटली। सो सबसे पहले तो मैं ये विश करूंगा कि एवरी स्टूडेंट ट्राई टू क्वालिफाई जीपैट एंड नाइपर। और नाइपर में क्या है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेवरल सब्जेक्ट्स। अगर सबसे पहले बात की जाए डिफरेंशिएशन बिटवीन द एम फार्म एंड द एमएस फार्म, तो एमएस फार्म मतलब मास्टर ऑफ साइंस, जो कि हायर थोड़ा रिकॉग्निशन मिलता है। जब आप मास्टर डिग्री करके आपको नेशनल या इंटरनेशनल जर्नी करनी है फॉर द पीएचडी और द अनदर कोर्स, तो एमएस फार्म आपका बहुत रिकॉग्नाइजेबल होता है, राइट? अब बात करें एम फार्मा की, एम फार्मा में ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी हुआ, बट नाइपर में क्या होता है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। सो इट इज मोर कोरिलेशन बिटवीन द फार्मेसी एंड द इंडस्ट्री, ठीक है। तो नाइपर में बहुत सारे सब्जेक्ट क्या थोड़े से इंडस्ट्री ओरिएंटेड होता है। Okay. दूसरा, अगर आपको नाइपर में फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी नहीं मिलता है, सो इट इज अनदर, देयर आर सेवरल सब्जेक्ट्स। दूसरा है कि रेगुलेटरी अफेयर्स। अभी नाइपर में 2-3 साल से, जैसे कि नाइपर रायबरेली में, राइट, अभी रेगुलेटरी अफेयर्स करके सब्जेक्ट आ रहा है। और मेरा अगर मैं बात करूँ, व्हेन आई वाज इन मास्टर डिग्री, आई चूज रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, राइट? सो रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजी। सो बहुत सारे ऐसे, जैसे और एक है कि नाइपर मोहाली में फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। देन अगर आप कोग्नोसी को और ब्रेक डाउन करोगे, तो नाइपर में बहुत सारे कोग्नो से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, जैसे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन वाला एक सब्जेक्ट है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, देन फाइटोसूटिकल्स है, या फार्मेसी प्रैक्टिसेस है, ठीक है, हर्बल प्रैक्टिसेस है, नेचुरल प्रोडक्ट्स भी एक सब्जेक्ट है, इफ आई एम राइट। सो सर, अगर इफ इट इज पॉसिबल, आपने बताया रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, तो एक तो फील्ड हो गया हमें फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फिर हो गया रेगुलेटरी अफेयर्स। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भी पता है तो अफेयर्स तक पता है, दे डू नॉट नो व्हाट द रेगुलेटरी एंड टॉक्सिकोलॉजी इज, तो थोड़ा बहुत ब्रीफ आउट कर दीजिए कि एक्चुअली में क्या है ये सब्जेक्ट। सो देखो, कोई भी अगर ड्रग हमें डिस्कवरी से लेके डेवलपमेंट, देन R&D करना है उसका बेसिकली, और कमर्शियलाइज करना है, तो उसमें कुछ फेजेस होते हैं। पहली फेज आती है कि डिस्कवरी में जैसे कि अगर आपने फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स करके कुछ सब्जेक्ट मतलब मास्टर डिग्री के लिए सिलेक्ट किया, या फिर कोई मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, या कोई अदर रिलेवेंट सब्जेक्ट हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि बैठे बैठे कंप्यूटर पे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आप स्क्रीन आउट कर सकते हो, राइट? कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स है या रिसेप्टर है, और हमारे पास बहुत सारे ड्रग की इंफॉर्मेशन है, तो कौन सा ड्रग हमारे जो रिसेप्टर है जो कि ट्रिगर हो रहा है या कम हो रहा है एक आधी डिसीज कंडीशन में, तो उसको कैसे अफिनिटी शो करे। अफिनिटी मतलब कि वो कैसे बाइंडिंग हो रहा है, बाइंड हो सके, ठीक है, अट्रैक्शन कैसे आएगा उसमें। एग्जैक्टली। तो आप कंप्यूटर बेस भी वो कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कि प्री क्लिनिकल स्टडीज। प्री क्लिनिकल स्टडी मतलब क्या है, यू आर कंडक्टिंग यूर एक्सपेरिमेंट्स और
you are checking the safety and the toxicity of your any chemical molecule on the animal. ठीक है, तो उसको बोला जाएगा प्री क्लिनिकल स्टडीज. तो वो हम ऐसे ही नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स एक ड्रग है, आपने लखनऊ में उसकी स्टडी कंडक्ट की और उसका बहुत अच्छे से रिजल्ट आया. लेकिन सेम कंस्टिट्यूएंट है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ तुलसी. तुलसी है, उसमें से एक्स करके एक कंटेंट है, आपने उसकी स्टडी अभी लखनऊ में की है और इट इज शोइंग दैट इट इज इम्प्रूविंग द disease condition by deleting the or by deleting the some genetic factor or depressing the some pathological mechanism, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका डिसीज कंडीशन इंप्रूव हो रहा है. दिस इज द वन थिंग. अब सेम मॉलिक्यूल पे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या किधर भी वो स्टडी हो सकती है. तो इसमें क्या हो रहा है, डुप्लीकेटिव स्टडी हो रही है. अननेसेसरी एनिमल को हम सैक्रिफाई कर रहे हैं, एनिमल पे स्टडी कर रहे हैं. सो ये सभी को मिनिमाइज करने के लिए एक ओईसीडी गाइडलाइन होती है. ओके, ठीक है, ओईसीडी होता है या आईसीएच होता है. तो उसको अच्छे से कॉम्प्लायंस में या अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ये गाइडलाइन की हम हेल्प लेते हैं. तो टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ स्टडीज विद द और विथ फुल ऑफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस. तो ये हुआ रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी. इन सिंपल वर्ड, checking the effect of or the checking the toxic effect of any molecule on animal or in vitro studies by taking the help of this OECD और ICH guideline. अब हुआ कि रेगुलेटरी अफेयर्स क्या है. रेगुलेटरी अफेयर्स क्या है कि आपने प्री क्लिनिकल स्टडी कर ली, क्लिनिकल स्टडी कर ली, अब आपके मॉलिक्यूल को नए टेरिटरी में लॉन्च करना है. फॉर एग्जांपल यूएस में करना है तो यूएस FDA हुआ, उसके हिसाब से आपको डोजियर बनाना पड़ता है कि आपने रॉ मटेरियल लिया था, रॉ मटेरियल से आपने कैसे उसको फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट किया, आपने कैसे उसको प्री क्लिनिकल स्टडी उसके कंडक्ट की, क्लिनिकल स्टडी कैसे कंडक्ट की, और तब जाके वो मॉलिक्यूल मार्केट में अभी लॉन्च हो रहा है विद द फुल ऑफ कॉम्प्लायंस और विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी. उसके हिसाब से आप कोई भी मॉलिक्यूल अगर टेरिटरी में लॉन्च कर रहे हो तो उसमें आ जाता है दिस रेगुलेटरी अफेयर्स कम इन अ पिक्चर. So this is the difference. In nutshell, regulatory toxicology is more about the checking the toxic effect, or regulatory affairs. It is a strategic support for the launching the drug. Okay, sir, ये सारी फील्ड्स में ना काफ़ी बार नाम आता है CROs का, CDMOs का, CRDMOs का, APIs का. तो एक बार प्लीज़ बता दीजिए कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. जैसे कि लेट अस से अबाउट कि मैं आपसे एक एक करके पूछता हूँ, आप मेरे को बताइए. जैसे कि व्हाट इज़ CRO. CRO क्या है, मतलब बच्चों को नहीं पता, मतलब कि हाँ. ओके, हाँ. सो CRO इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ओके, और मेनी टाइम्स इट इज़ आल्सो प्रिपेयर एज क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो वो इसका एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मतलब ये कैसे काम करती हैं, और किसी को अगर CRO ज्वाइन करना है एज अ, मान लीजिए CRO में एज अ वॉलंटियर ही काम करना है, ओके, ठीक है, या CRO में एज अ जॉब करनी है या इंटर्न करना है, तो हाउ स्टूडेंट कैन गेट इनटू एनी काइंड ऑफ CRO, और कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से CROs इंडिया में हैं. राइट. तो इसका मैं जवाब है ना, थोड़ा जो भी स्टूडेंट अभी बैचलर डिग्री में, हाँ, या जो भी अभी मास्टर डिग्री कर रहा है, ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव से देना चाहता हूँ. ठीक है, बिकॉज दे शुड नो, दे मस्ट नो कि हमने कौन सी कोर्स अभी इलेक्ट किया है फॉर आवर करियर, और हम कौन से कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं. राइट. सो सबसे पहले अगर आप फार्माकोलॉजी लेते हो, ठीक है, फार्माकोलॉजी में आप बेसिकली क्या पढ़ रहे हो कि एक्शन ऑफ ड्रग, एक्शन ऑफ ड्रग और उसके साइड इफेक्ट वगैरह सब कुछ पढ़ रहे हो आप. तो क्लिनिकल रिसर्च इट इज वेरी मच अलाइन टू योर डिग्री और योर सब्जेक्ट. ठीक है, तो CRO में बेसिकली क्या किया जाता है कि क्लिनिकल ट्रायल के डिफरेंट फेजेस कंडक्ट किए जाते हैं. राइट, हैव यू हर्ड अबाउट द फेज 1, फेज 2, फेज 3. तो जो भी एक्स मॉलिक्यूल है ये ह्यूमन बॉडी पे क्या करते हैं, हम उसको ट्रायल करते हैं टू चेक द इफिकेसी. सबसे पहले तो ड्रग सेफ होना चाहिए. ठीक है, सेफ होने के बाद हम उसकी एफिकेसी चेक करते हैं और बाद में ड्रग को हम लॉन्च करने में आगे प्रोसीड करते हैं. दूसरा है कि CDMO.
ठीक है, CDMO, हाँ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है और एक तीसरा होता है CRDMO, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. डन. अभी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने केमिस्ट्री चूज किया एज अ मास्टर डिग्री, तो केमिस्ट्री में लैब होनी चाहिए, आपको सिंथेटिक पाथवेज करने हैं, आपको पूरा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस करनी है, HPLC, अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स होने चाहिए. अब ये हर एक कंपनी में तो नहीं होगा, कंसल्टेंसी में तो नहीं होगा, राइट. तो आपको क्या होना चाहिए, दोज कंपनीज विच प्रोवाइड द डिस्कवरी, डेवलपमेंट, देन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, तो उन्हीं कंपनी को आपको टारगेट करना है. फॉर एग्जांपल जुबिलेंट बायोसाइंसेस है, आर्यजन है, राइट, और बायोकॉन है, देन साई लाइफ साइंसेस है. ये क्या है, ये सभी मतलब डिस्कवरी, डेवलपमेंट, ये में ये सारी इसमें हेल्प करती है. अब दूसरा हुआ कि जेनेरिक. आप सभी को पता है कि इंडिया इज अ हब ऑफ जेनेरिक्स, ठीक है. इसमें आप क्या कर रहे हो, कोई मॉलिक्यूल स्क्रैच से लेके मतलब इनोवेट नहीं कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी एक पेटेंट पड़ा है, आप उसी का फॉर्मुलेशन कर रहे हो, ठीक है. तो अभी फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिक्स का कोई बंदा है, तो वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइन करेगा, R&D ज्वाइन करेगा. तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल है उसको खाली क्या करना है, आपको मैन्युफैक्चर करना है, आइदर इन टैबलेट, कैप्सूल और एनी अनदर डोजेस फॉर्म, उसमें आपको बस मैन्युफैक्चर करना है. तो उसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं. CMO उसको ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. बट यहाँ पे एक चीज़ है कि आप अभी रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी ज्वाइन किया है. अब टॉक्सिसिटी स्टडी हर जगह पे तो नहीं होगा, बराबर, क्योंकि इंडिया में इनोवेशन थोड़ा कम है एज कम्पेरेटिव टू USA एंड यूरोप, ठीक है, राइट. तो आपको लैब देख कर ही जाना पड़ेगा, राइट. और दूसरा चीज़ है कि अगर आप फार्मास्यूटिक्स ब्रांच मतलब सिलेक्ट करते हो, तो हर एक कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो नहीं है, ठीक है. तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जितने भी अलग अलग प्रकार की मतलब टाइप्स ऑफ कंपनीज है, CRO, CRDMO है या CDMO है, तो उसमें फील्ड देखकर चूज करो. आप पहले साइट पर जाओ कंपनी के और उसमें देखो कि आपकी जो ब्रांच है उसमें उसके रिगार्डिंग वो कंपनी में काम चल रहा है या नहीं. क्योंकि क्या होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर डिग्री, दोज कंपनी which do not have any manufacturing unit and you are from the pharmaceutics and you are just applying, so the chance of getting higher will be the zero, right. So this is what the concept. सर पॉइंट यही तो है यहाँ पे कि CRO क्या होता है हमें पता है, CRO वर्क कैसे करता है आपने बता दिया. स्टूडेंट को अप्रोच करना है CRO को, हाउ ही कैन, कैसे करेगा. मतलब ऐसा भी नहीं है कि अब ट्रेडिशनल वे है कि पेपर में वैकेंसी निकला तो हमें अप्लाई करेंगे. तो थ्रू आउट इज एकेडमिक करियर 4 साल में कुछ ना कुछ डेवलप करेगा, कहीं ना कहीं अप्रोच करेगा, इंटरव्यूज देगा. तो कैसे जा सकता है किसी भी CRO में. सो व्हाट्स द पाथवे, राइट. सो सबसे पहले नेटवर्किंग इज द की, ओके, ठीक है. अब नेटवर्किंग आप कैसे बढ़ा सकते हो, सबसे पहले आपके जो भी सीनियर्स है उनके कांटेक्ट में आप रह सकते हो. और नाइपर में यही सबसे बेस्ट एक क्या बोल सकते हैं, अच्छी बात है, USP. हाँ, USP है कि एलुमनाई बहुत स्ट्रांग होते हैं नाइपर के. देन अपने फैकल्टी के कांटेक्ट में रहो, ठीक है. और एंड एड ऑन दिस कि अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, मोस्टली द लिंक्डइन पे आप देखोगे कि रोज डेली कुछ ना कुछ अपडेट होते ही रहता है, वैकेंसीज आती ही रहती, ठीक है. हर एक कंपनी को टारगेट करो, ChatGPT का हेल्प लो, ChatGPT में डालो कि अलग अलग कंपनी के नाम डालो और उसमें आप देखो कि उसके जो राइट पर्सन है, फॉर एग्जांपल HR है या कोई बिजनेस डेवलपमेंट का है या कोई आपको रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना है या फार्माकोविजिलेंस में जाना है, तो स्टार्ट कनेक्टिंग यूर सेल्फ टू दिस काइंड ऑफ पीपल्स. तो इसमें क्या होगा, अगर आप कुछ कोर्सेस ज्वाइन करते हो और कोर्सेज कंप्लीशन होने के बाद अगर आप जो भी सर्टिफिकेशन मिलता है उसको थोड़ा सा पब्लिश करते हो, या एक कोई रिसर्च पेपर हो, रिव्यू पेपर हो, अगर वो पब्लिश करते हो, सो यू विल गेट अ मोर रिकॉग्निशन,
राइट. तो इससे क्या होगा कि आपका एक जो भी बैकग्राउंड है, साइंटिफिक बैकग्राउंड है, ये काफ़ी स्ट्रांग होगा. राइट. और इससे क्या होगा कि जो भी HR होते हैं या कोई भी पर्सन होता है, तो उनकी नज़र में आप आ जाते हो और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. सर, जब से मैंने एंटर किया ना फार्मास्यूटिकल साइंसेस की फील्ड में, एंटर किया था ये सोच करके, कुछ सोचा ही नहीं था. मतलब पहले तो इट्स जस्ट लाइक कि 12th कंप्लीट हुआ, इनएलिजिबल या अनकेपेबल ऑफ क्रैकिंग नीट, इस फियर से फार्मा में एंटर किया. बट जब से एंटर किया तब से एक बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा बॉदर कर रहा है मेरे को, लगभग पिछले 4-5 साल से, अब तो 6 साल होने जा रहे हैं, कि व्हाट इज़ द एक्चुअल जर्नी ऑफ मेडिसिन. मतलब मेडिसिन की एक्चुअल जर्नी होती क्या है. मतलब आई डोंट नो. मतलब आई डोंट नो का मतलब इन सेंस यहाँ पे कि आई प्रिटेंडिंग एज अ स्टूडेंट, राइट. जो पढ़ रहा है अभी, तो क्या हो, मतलब क्या है वो. राइट. सो दिस इज वेरी like a good question you have asked. So before addressing to this question, I have several questions that need to be addressed by everybody, including me. While enrolling in pharmacy or any medical, I can say the मेडिकल फील्ड, तो हम सभी को ये क्वेश्चन सभी को पता होने चाहिए. उसके आंसर एक है, क्या ना सिंगल मेडिसिन रियली सेव द लाइफ? If it does it so, then who will ensure medicine can't take the life? अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो टॉक्सिसिटी भी होगी, और टॉक्सिसिटी है तो जान भी जा सकती है. राइट. दूसरा है कि आपने अभी तक इतना सब कुछ पढ़ लिया, आपने फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक सब कुछ पढ़ लिया ड्रग के बारे में. ठीक है. कैन यूर नॉलेज ट्रूली प्रिवेंट द ड्रग फेलिंग? ओके. राइट. जैसे कि बहुत सारे ड्रग अभी मार्केट में बैन हो रहे हैं, तो आपका जो भी नॉलेज है, क्या वो ड्रग तो बेनिफिशियल है लेकिन वो थोड़ा सा साइड इफेक्ट दिखा रहा है, तो साइड इफेक्ट को कम करके क्या वो ड्रग आप प्रिवेंट कर सकते हो फेलिंग से? राइट. तीसरा है कि अगर कोई ड्रग सस्पिशियस है, आपको पता है कि इसके वजह से कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, कैन यू प्रिस्क्राइब सस्पेक्टेड ड्रग टू योर बिलो वंस? राइट. तो अगर ये चीज़ें आपको पता होगी, देन यू विल रियली नो और यू आर विलिंगली नो अबाउट द जर्नी ऑफ मेडिसिन. चलो मैं आप कुछ ऐसे फैक्ट्स रिवील करता हूँ जो आज तक किसी ने सुने नहीं होंगे शायद. हैव यू हर्ड अबाउट द नाजीज ह्यूमन एक्सपेरिमेंट? सर, आई डू हैव हर्ड अबाउट नाजी एक्सपेरिमेंट, बट स्टिल नॉट हैव अ मतलब इन डेप्थ क्लैरिटी अबाउट व्हाट द सी. देयर आर न्यूमरस ऑफ पर्सन्स या देयर आर न्यूमरस माइंड्स जो कि अपना अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं. राइट. बट एक्चुअल स्टोरी कभी ना हमने जानने की कोशिश की, और ना एक्चुअली में मैं प्रिटेंड करूंगा कि मुझे पता है. सो इट्स बेटर कि यू एड्रेस द स्टूडेंट्स की व्हाट एक्चुअली द एक्सपेरिमेंट वाज. ओके. सो मैं ब्रीफ बता दूँ, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाता. Okay. तो नाजी वेर द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स. They rule in a party when they overcome they conquer the World War II during the 1939 to 1945. वर्ल्ड वार तब जब हुआ था अगेंस्ट द पोर्तुगल या यूरोपियन कंट्रीज, तो दैट लेड बाय एडोल्फ हिटलर. ठीक है. तो उन्होंने वो वर्ल्ड वार II कॉन्कर किया, जीत लिया उन्होंने. तो टू सर्वाइव देयर मिलिटरी, what was their agenda to survive their military, कि वो देखना चाहते थे अगर उनकी मिलिट्री कोई भी एकदम हार्श कंडीशन में कभी हुआ उनको, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे. ठीक है. तो नाजी के कोई साइंटिस्ट थे, कोई फिजिशियन थे. सो व्हाट दे हैड डन, दे हैव लाइक डन वेरी ब्रूटल अनइथिकल ह्यूमन ट्रायल्स ऑन द प्रिजनर्स. ओके. राइट. जो भी उनके प्रिजनर थे उन पर उन्होंने वेरियस काइंड ऑफ स्टडीज कंडक्ट किए. हम सभी को पता है अगर कोई भी डिसीज कंडीशन है तो उसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है, और डायरेक्टली हम ह्यूमन बीइंग पर रिसर्च नहीं करते. सबसे पहले हमें रिसर्च करना पड़ता है इन विट्रो स्टेट पे, मतलब ग्लासवेयर में कुछ सेल पर हम काम करते हैं, जस्ट टू चेक द सेफ्टी ऑफ ड्रग और द एफिकेसी ऑफ ड्रग. देन हम
एनिमल पे स्टडी करते, डन, देन उसके बाद हम वो स्टडी को कंडक्ट करते ह्यूमन पे। ठीक है। लेकिन नाजी के डॉक्टरों ने क्या किया, अनइथिकल पद्धति से क्या किया, डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल कंडक्ट की। उसमें से कुछ सेवरल स्टडीज है, जैसे मैं बात करूँ हाइपोथर्मिया। अब हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब वैसे तो हाँ, राइट। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रिजनर थे उनको लॉन्ग पीरियड पे, लॉन्ग आवर्स पे आइस जो होता है, आइस क्यूब, वहाँ पे नेकेड हो, वहाँ पे मतलब उनको रखते थे मतलब आइस की ब्रिक पे। यस, ओके ओके। नेकेड पूरा। दे वर चेकिंग द हार्ट बीट, द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग ड्यूरिंग द स्टेट। उसमें क्या होता है, हमें पता है अगर हम बर्फ पे ज्यादा देर तक रहे तो हमारा हाइपरटेंशन मतलब थोड़ा हाइपोथर्मिया हो जाता है। और वो टेम्परेचर था लगभग -6 डिग्री सेल्सियस, ओके जब तक कि वो प्रिजनर मर ना जाता। ओके। तो आप देखो वो ब्रिटलिटी किस लेवल तक होती होगी, ठीक है। दे वर चेकिंग द टॉलरेंस ऑफ पीपल अगेंस्ट द फ्रीजिंग। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ कि हाई अल्टीट्यूड, वो क्या करते हैं, लो प्रेशर चैम्बर क्रिएट करते थे। उनका हाइट था लगभग 68,000 फीट। तो अगर उनकी जो भी पायलट थे, अगर कुछ क्रैश होता है तो क्रैश होने के बाद उनके पायलट कैसे सरवाइव करेंगे, तो वो कंडीशन वो सिमुलेट करते थे। तो कोई भी अगर आपका प्रिजनर है तो वो क्या करते थे, उनको वो लो प्रेशर में रखते थे और उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस चेक करते थे, उनका हार्ट बीट कैसे हो रहा है और ब्रेन डैमेज हो रहा है। अगर वो थोड़ा सा सर्वाइव करता है तो लाइव पेशेंट को क्या करते थे, किल करते थे। दे वर आइसोलेटिंग देयर ब्रेन while that patient or the person is still alive, right? और उसके बाद वो उनके ब्रेन पर रिसर्च करते थे। ओके, अब सो यू मीन टू से दैट हमने पहले एक हाई प्रेशर, हाई एल्टीट्यूड प्रेशर वाला एरिया क्रिएट किया, राइट, वी इंट्रोड्यूस दैट पर्सन इनटू दैट एरिया। यस, जब वो पर्सन फेंट हो गया, मतलब बेहोशी की हालत में चला गया, तब अलाइव पर्सन पे, जो कि ठीक हो सकता है विद नॉमिनल मेडिकेशंस, हमने उसके ब्रेन को डाइसेक्ट किया है। राइट, डॉक्टर्स ने, मतलब जो अनएथिकल ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हैं, Yes. उन्होंने डाइसेक्ट किया है। और डाइसेक्ट करने के बाद जस्ट taking by the transverse section or longitudinal section, they used to study the physiology of brain. राइट। Okay. देन दूसरा है कि ट्यूबरकुलोसिस। अब हम सभी को पता है कि टीबी बिफोर दिस इट वाज अ फैटल, हाँ, राइट, बहुत ज़्यादा। बट नाउ डेज मेनी मेडिसिन कम एंड दे आर सेविंग द लाइफ ऑफ पेशेंट। लेकिन उस टाइम पे वो क्या करते थे कि लाइव ट्यूबरकुला बैक्टीरिया वो इन्फेक्ट करते थे प्रिजनर को, और वो चेक करते थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट। Okay. अगर कोई भी, क्योंकि हमें पता है रिसर्च का एक गोल्डन रूल है कि कोई भी ड्रग का अगर हमें सेफ्टी या एफिकेसी चेक करनी है तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, माइट बी रैट, माइस और ह्यूमन, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको डिसीज कंडीशन इंड्यूस करनी पड़ती है, राइट। क्लिनिकल ट्रायल में क्या करते हैं, हम ऑलरेडी डिसीज जो पेशेंट है उनको कवर करते हैं, उस पर हम ड्रग की एफिकेसी चेक करते हैं। लेकिन नाजिस डॉक्टर व्हाट दे वर डूइंग, दे वर इंड्यूसिंग दिस कंडीशन टू द हेल्दी ह्यूमन। तो आप सोच सकते हो कि वो कितना ब्रूटल होगा उस टाइम पे, राइट। तो बहुत सारे लोग, मतलब दे हैव किल्ड अराउंड, अगर मैं कुछ प्रोबेबिलिटी बताऊं तो 6 मिलियन Jews they have killed, right? Many handicapped person they have used for the experiments, right? ट्रांसप्लांट के लिए। Yes. अब दूसरा उनका एक एक्सपेरिमेंट था कि पता नहीं मतलब हाउ दे हैव जनरेटेड दिस आइडिया कि वॉर में वो चले गए और ड्यूरिंग द वॉर दे हैव लॉस्ट देयर लेग। तो जो हेल्दी पर्सन है उसका लेग काट के जो उनकी आर्मी थी या जो कोई नेक्स्ट पर्सन था उसको लगा रहे थे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके। बट इन दैट कंडीशन क्या होता है कि एक ड्राफ्ट रिजेक्शन होता है। हमारी बॉडी वी आर डिफर फ्रॉम 0.1% ऑफ जीनोम, डन, राइट, इवन दो वी लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट, डन, वेरिएशन की वजह से भी हो रहा है, राइट। हाँ। Geographical or the heredity, it is another kind of a factor that affects our genome. But अगर
ब्रॉड स्पेक्ट्रम से देखा जाए तो हम जस्ट 1.1% से डिफरेंशिएट करते हैं, इवन दो आवर बॉडी इज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो आपका लेग्स अगर मुझे अटैच किया जाए, सो देयर विल बी अ लो चांसेस फॉर माई सर्वाइवल. फिर भी वो मतलब प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करते थे. ओके. सो दैट वाज द देयर ब्रूटैलिटी. कोई ऑर्गन बॉडी पार्ट वो ट्रांसप्लांट करके देखते थे. सो दैट वाज द एरा where medicine was not about the saving, it was taking the life. So yes. सर एक चीज़ और भी मेरे दिमाग में आ रही है कि आपने एक सारी चीज़ें बताई स्टूडेंट के बारे में, सारी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की. स्टूडेंट्स थ्रू आउट देयर एकेडमिक करियर, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मतलब दिमाग में चीज़ें आती हैं कि वाई शुड नॉट आई कैन टेक एनी काइंड ऑफ इनिशिएटिव. स्टार्टअप्स अभी आ रहे हैं, स्टार्टअप कई ऑर्गेनाइजेशंस फंड भी कर रहे हैं. नाइपर भी आई थिंक स्टार्टअप स्कीम करता है, KTU भी प्रोग्राम चलाता है. तो व्हाट इज़ योर पॉइंट कि शुड स्टूडेंट थोड़ा बहुत, अगर मान लीजिए उसके दिमाग में थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो क्या उसको वर्किंग स्टार्ट कर देना चाहिए अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़? कॉलेज खत्म होने के बाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब पहले तो ये और करना चाहिए, तो व्हाट्स द एक्चुअल मतलब क्या प्रोसीडिंग होनी चाहिए मतलब उसकी? ओके. सो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप इट इज़ एन गुड आइडिया. ठीक है, एवरीबडी और दोज हु इज हैविंग बिजनेस काइंड ऑफ माइंडसेट दे मस्ट ट्राई इट. बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ना थोड़ा सा उन्होंने फार्मा सेक्टर को और डिटेल में जानना चाहिए. ओके. राइट, कि हाउ इंडस्ट्री रियली वर्क्स. अगर वो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर आप मुझे पूछोगे तो उनका सबसे पहले तो बिजनेस आइडिया वैलिड होना चाहिए. ठीक है, अब वो वैलिड है या नहीं है वो पता कैसे चलेगा? उनको सेम इंडस्ट्री में 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा. ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि ये चेन एग्जैक्टली चलती कैसी है, मार्केट में उनके कौन कौन से कॉम्पिटिटर है. राइट, और ये हम किस मार्केट साइज कितना है वो कोई भी बिजनेस का. टैम. यस, टैम. तो अगर आप 3 या 4 साल थोड़ा सा मार्केट पहले एक्सपोज करते हो, राइट, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते, एक्सपीरियंस लेते हो, उसके बाद मुझे लगता है कि स्टार्टिंग द बिजनेस विल बी ए गुड आइडिया. ओके सर, आपने बोला कि स्टूडेंट शुड हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट. ऐसे भी बिजनेसेस आर स्टैंडिंग राइट नाउ जिनकी मार्केट आज से 15 साल पहले नहीं थी. राइट. फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी, दे आर, मतलब आप ऐसा सोचो, मार्केट कैपिटलाइजेशन जोमैटो इज नियरिंग अबाउट 3 लाख करोड़. दैट्स अब मतलब दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट. राइट. अब जोमैटो नहीं है, जोमैटो इज इटर्नल ग्रुप. ब्लिंकिट एक्वायर कर लिया, हाइपरप्योर एक्वायर कर लिया. राइट. और दीपेंद्र गोयल, हु इज द फाउंडर ऑफ जोमैटो, ही इज गोइंग एवरीवेयर. राइट. राइट. तो कैटेगरी कैन बी क्रिएटेड इन फार्मा ऑल्सो, मतलब कैटेगरी क्रिएट की जा सकती है. यस, डेफिनेटली. देखो, वी आर इन हमारा जो भी अभी का एरा चल रहा है वो ज़्यादा भी इवॉल्व नहीं हुआ है और कम इवॉल्व भी नहीं है. बराबर. अभी हमारे पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है. अगर किसी को बस ट्राई करना है कि हमारा बिजनेस आगे जाके अच्छे से सेट होगा या नहीं होगा, टू जस्ट टेक अवर बिजनेस आइडिया जस्ट फॉर लाइक अ ट्रायल एंड एरर मेथड. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, कुछ ट्रेडिंग का बिजनेस चालू कर सकते हो. ठीक है. उसमें क्या होगा, यू विल अर्न एज एन इंसेंटिव और द डिस्काउंट. ठीक है. ठीक है. आप फॉर एग्जांपल अभी कुछ नीश एरिया से नाउ डेज द पीपल आर मूविंग टूवर्ड द आयुर्वेदिक. ठीक है, या कॉस्मेस्यूटिकल्स. इसमें क्या है, थोड़ा सा रेगुलेटरी जो होता है कॉम्प्लायंस, ये थोड़ा सा कम है एज कम्पेरेटिव टू द बायोटेक और फार्मा इंडस्ट्री. तो इसमें क्या होगा, FMCG जनरली नाउअडेज बूमिंग. तो इसमें अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस कुछ चालू कर सकते हो और एक एक्सपीरियंस सर्टन लेवल तक ले सकते हो, तो मुझे लगता है कि इट विल बी एन गुड आइडिया. और एक काफ़ी लेवल तक आप ले सकते हो, क्योंकि जो भी FMCG या जो भी मतलब कॉस्मेस्यूटिकल से आप जो अमेजोन हुआ या फ्लिपकार्ट हुआ या जो भी सोशल मीडिया है, इस पर भी आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो. डन. या बट इट इज़ नॉट द सेम केस विद द फार्मा मेडिसिन. ठीक है. ठीक है. ठीक है सर. सो सुमित, आपने अभी मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. ओके. व्हाट वाज द इंस्पिरेशन और द एजेंडा बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा?
सर इट्स नॉट एन एजेंडा, आई एम नॉट लुकिंग फॉर इट, मतलब कि इट्स जस्ट लाइक फॉर वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम कॉलेज में थे, सी फैकल्टीज आर देयर फॉर अस, हमें पता है, और फैकल्टी, हर कॉलेज की फैकल्टी बहुत सपोर्टिव होती है, राइट, डिस्पाइट कौन है वो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन जो कि 24/7 सपोर्ट रहे। और देयर इज, मैंने जो देखा कि इंटरनेट पे लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स या ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ना नहीं है, कई स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, कई स्टूडेंट्स गांव से आ रहे हैं जिनको लिंग्विस्टिक बैरियर है, जिनके कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप नहीं है, कई उतना बेंचमार्क सेट नहीं कर पा रहे हैं, कई को एग्जामिनेशन का फियर है, राइट, सो आई क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म ये सोच करके कि मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा इन सीक्वेंशियल मैनर, बराबर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी लेकर के आऊँगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट का कॉग्निटिव स्किल, उसकी नेटवर्किंग, उसकी स्किल पॉलिशिंग पावर, उसका अटेंशन सीकिंग पोटेंशियल डेवलप हो सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बराबर, और आप जैसे सीनियर्स का सपोर्ट या आप जैसे फैकल्टीज का सपोर्ट जब हम लोग को मिलता है तो इट्स जस्ट लाइक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली चीज़ है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी नाइपर के स्टूडेंट के साथ, या लास्ट टाइम हमने CSJMU के गोल्ड मेडलिस्ट सुधांशु सर के साथ पॉडकास्ट किया, हमने अपने कॉलेज के डायरेक्टर शोभित सर के साथ किया, और भी मल्टीपल कॉलेजेस के डायरेक्टर हम प्लान कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट लाइक ब्लेसिंग फॉर मी कि इफ कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा बिल्ड होता है तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जिसमें हम सारी चीज़ों को केटर करेंगे। डेफिनेटली आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और ऐसी सभी स्टूडेंट को, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट द एवरी फार्मा लीडर्स, आप ऐसे ही थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड करो, क्योंकि फार्मा इट इज़ लाइक अ वेरी बूमिंग एरिया, राइट। जब तक लाइफ है तब तक फार्मा है। सो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, और ये बस आप कीप इट कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू वंस अगेन सर हमारे शो पे आने के लिए। इट्स रियली ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन आवर शो वार्तालाप सुमित के साथ एपिसोड 3। सर हम कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल हम इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दें, एंड थैंक यू सो मच सर। एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा टीम इज ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, सो ये रहा आज का हमारा पॉडकास्ट एपिसोड 3 मिस्टर कार्तिक पनवरे सर के साथ, जो कि जिन्होंने न केवल जीपैड क्रैक किया है और नाइपर में भी रैंक लेकर के आए हैं, और जहाँ पर सपना होता है बच्चों का पढ़ने का, ही स्टडीड फ्रॉम दोज कॉलेजेस, और उन्होंने अपने इंसाइटफुल आइडियाज़ और अपने पर्सपेक्टिव्स को आप तक शेयर किया है। सो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो अच्छा लगा और आप नेक्स्ट किसके साथ अपना पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, हमारा जो वार्तालाप सुमित के साथ है। थैंक यू सो मच।